चलिए, तो पिछले क्लास में हमने अणुगति सिद्धांत पढ़ा। अणुगति सिद्धांत में मैंने आप लोगों को 7 पॉइंट्स बताया था, और वो जो अणुगति सिद्धांत था, उस अणुगति सिद्धांत के हिसाब से फिर एक समीकरण दिया गया जिसको हम लोग अणुगति समीकरण, अणुगतिज समीकरण या केवल गतिज समीकरण के नाम से जानते हैं। और वो गति समीकरण था PV इक्वल टू 1/3 mnc²। यहाँ पे जो P दिख रहा है वो दाब है, गैस का दाब है। V जो है वो गैस का आयतन है। M जो दिख रहा है गैस के एक अणु का द्रव्यमान है। ये एक अणु का द्रव्यमान। और N जो दिख रहा है आप लोगों को कुल अणुओं की संख्या है, कुल अणुओं की संख्या है। और C जो है वो वर्ग माध्य मूल वेग है, वर्ग माध्य मूल वेग है गैस के अणुओं का। तो ये जो गतिज समीकरण है PV इक्वल टू 1/3 mnc², तो यहां पर M जो दिख रहा है वो एक अणु का द्रव्यमान है, एक कण का द्रव्यमान है। कण को ही अणु कहते हैं, बताया था आप लोगों को। प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको अणु कहते हैं, बताया था पहला पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो M जो दिख रहा है वो एक अणु का द्रव्यमान है, और N जो है वो कुल अणुओं का द्रव्यमान है, कुल अणुओं की संख्या है। यानी सीधी सी बात है, M × N करेंगे तो N अणुओं का द्रव्यमान हो जाएगा। ये एक अणु का द्रव्यमान और ये अणुओं की संख्या N है। ये तो कुल अणुओं की संख्या हो गया, यानी सीधी सी बात है कुल अणुओं की संख्या का द्रव्यमान हो गया। मतलब सीधी सी बात है ये गैस का द्रव्यमान है, संपूर्ण गैस का द्रव्यमान होगा, क्योंकि सभी कण जो है, सभी अणु जो है, उनका द्रव्यमान होगा Mn। तो भाई सभी कणों से मिलके तो गैस बना हुआ है, तो वो वास्तव में जो Mn है वो गैस का द्रव्यमान है। इसको हम लोग चाहे तो कैपिटल M से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे PV इक्वल टू जो होगा 1/3 mc² हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके आधार पर फिर हम लोग ये गतिज समीकरण जो है, उस गतिज समीकरण के द्वारा जो अलग अलग जो नियम आपको जो पढ़ाया गया था, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आदर्श गैस समीकरण, सब की इसको व्युत्पत्ति कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं बॉयल के नियम की व्याख्या करता हूं। पहले बॉयल जो चार्ल्स के नियम की व्याख्या करता हूं। बॉयल के नियम की व्याख्या। तो अभी बताया मैं आप लोगों को अणुगतिज समीकरण से, गतिज समीकरण जो भी बताया आपको, PV इक्वल टू 1/3 mc²। ठीक है। तो यहां पर ये वर्ग माध्य मूल वेग है। तो ये जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है गैस के अणुओं का, वर्ग माध्य मूल वेग जो होता है c² जो रहेगा वो परम ताप का समानुपाती होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे c² जो है वो T का समानुपाती होता है, तो c² की जगह हम लोग T लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से PV इक्वल टू हो गया ये 1/3 mt। तो बॉयल के नियम के हिसाब से हमको, बॉयल का जो नियम होता है वो दाब और आयतन के संबंध में दर्शाता है, इसलिए यहां से P को मैं इधर भगा देता हूं, बस V का मान रख लेता हूं। तो V इक्वल टू हो गया ये 1/3 mt/P। तो यहां पर जो है m/3 जो है वो नियत राशि है, क्योंकि m गैस का द्रव्यमान है। तो गैस का द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा ना, गैस का द्रव्यमान है तो कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। आप उसको कुछ रखेंगे तो एक रखा गैस का द्रव्यमान न तो घट सकता है न तो बढ़ सकता है, ये नियत राशि है। तो चूंकि m/3 नियत राशि है, और बॉयल के नियम में क्या होता है, ताप स्थिर होता है, इसलिए, तथा अगर मैं ताप T को स्थिर मान लेता हूं, ताप T स्थिर हो, तो क्या हो जाएगा,
पूरा ये 1/3 mt जो है वो नियत हो जाएगा, mt/3 जो है वो नियत हो जाएगा। तो इस नियत राशि को हम लोग k मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसकी जब मैं k मानूंगा तो ये हो गया v बराबर k/p हो गया। और ये k समानुपातिक नियतांक है, बराबर को हटाऊंगा तो इस हिसाब से v समानुपाती 1/p हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक गैस के स्थिर ताप पर, पहले बताएंगे इसमें, स्थिर ताप पर प्रत्येक गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन आरोपित दाब का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बॉयल का क्या होता है, नियम होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मैं जो गतिज समीकरण है उस गतिज समीकरण के द्वारा बॉयल के नियम की मैंने क्या कर दिया, इसमें व्याख्या कर दिया। इसी प्रकार से अगर हम लोग चार्ल्स के नियम की देखें, चार्ल्स के नियम की भी आप व्याख्या कर सकते हैं। यहां से चार्ल्स के नियम की व्याख्या, फिर गतिज समीकरण से Pv = 1/3 mc² होता है। और गैसों के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग जो है परमताप का समानुपाती होता है। इसे सबसे c² हमने t लिख दिया। फिर से p को मैं यहां लाऊंगा जैसे कि दिख रहा है अभी, ठीक है। तो ये p को भगा दिए थे, बटे में चले आया। अब ये m/3 तो नियत राशि मैं पहले बता चुका हूं। अब अगर मैं दाब को नियत ले लेता हूं, इस बार ताप के जगह में यहाँ पे मैं दाब P को नियत मान लेता हूं, दाब P को स्थिर मान लेता हूं यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में इस बार ये m/3p जो है वो नियत राशि हो जाएगा और उसको k मान लूंगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे मैंने, चलिए देखिए, इतने को मैंने k माना हुआ है, ठीक है। m/3p को मैंने k मान लिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में v = बच गया kT, या नियतांक को बराबर को हटाऊंगा फिर समानुपाती लग जाएगा। तो इस प्रकार से v समानुपाती क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ठीक है। अर्थात स्थिर दाब पर प्रत्येक गैसों के निश्चित द्रव्यमान का आयतन परम ताप का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये चार्ल्स का नियम बताया था आप लोगों को। स्थिर दाब पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है, ठीक है, वो उसके परम ताप का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपका चार्ल्स का नियम हो गया। मतलब एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग फटाफट क्या कर सकते हो, बॉयल के नियम का, चार्ल्स के नियम की व्याख्या आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण का अगर व्याख्या करें, आदर्श गैस समीकरण की व्याख्या भी कर सकते हैं। देखें, गतिज समीकरण से Pv = 1/3 mt हो गया, इसमें mc² हुआ और c² जो होता है वो t के समानुपाती हुआ, इसलिए यहाँ पे mt हो गया। अब यहां पर Pv रहने देते हैं ऐसे ही। m/3 तो नियत राशि है, तो ये m/3 जो नियत राशि है इसको मैं मान लेता हूं r, k न मान के r मान लिया। तो इस हिसाब से ये निकल गया Pv = RT हो गया, क्योंकि R भी तो एक नियत राशि है जिसको आप लोगों को बताया था सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। तो इस हिसाब से Pv = RT हो गया। अब जो गैस है उस गैस में अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को n मान लूंगा तो ये Pv = nRT हो जाएगा। एक मोल गैस के लिए Pv = RT होता है और n मोल गैसों के लिए क्या होता है, Pv = nRT होता है। इस हिसाब से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गैस के नियमों का, गैस समीकरण की क्या कर सकते हैं, उसको गतिज समीकरण के हिसाब से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और नियम है एवोगैड्रो का नियम, इसको देख लेते हैं।